हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल जूलॉजी मेड इजी पे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पिछले लेक्चर्स में हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले टॉपिक को देखा था। आज हम एक न्यू एंड फ्रेश टॉपिक उठा रहे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कोशिश करते हैं कि 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाए, एक लेक्चर में तो नहीं होगा। देखिए, अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्रिस्प वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा इसको लेंदी नहीं बनाएंगे और जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने का कोशिश करना। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, आइए यहाँ जो ये लिखा हुआ है इस पर अपना करते हैं कंसंट्रेशन। व्हाट इज़ ब्रीदिंग? पहले ब्रीदिंग के बारे में समझते हैं, ब्रीदिंग क्या है। तो ब्रीदिंग मेनली, ब्रीदिंग को हम एक और वर्ड से डिनोट करते हैं, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन और ब्रीदिंग दोनों एक ही चीज़ है। ब्रीदिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इसे हम इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन को हम एक्सपायरेशन भी कहते हैं। इनहेलेशन का मतलब हुआ इनटेक ऑफ एयर, एयर को अंदर लेना, और एक्सहेल ऑफ एयर यानी कि सांस लेने और सांस छोड़ने, ये प्रोसेस क्या कहलाया हमारा? ब्रीदिंग। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का दोनों का कंपोजिशन क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी गैसियस एक्सचेंज, गैसियस। एक बात ध्यान रखिए कि जो ये हमारा चैप्टर है ये हम मेनली ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ रहे हैं। ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में कहने का मतलब कि हम इसमें मेनली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन्स के बारे में ही देखेंगे। सो हम गैसियस एक्सचेंज जो है वो ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में ही करेंगे। तो गैसियस एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग ये अपना रेस्पिरेशन के दौरान एक्सचेंज ऑफ गैसेज ह्यूमन्स में 2 जगह पे होता है। गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई, जो कि हमारे लंग्स का एक पार्ट है, हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे। एल्वियोलाई, बॉडी टिश्यूज़ एंड कैपिलरीज, 2 जगह गैसियस एक्सचेंज होता है। पहला एल्वियोलाई और कैपिलरी के बीच में, पल्मोनरी कैपिलरी जो हम लंग्स में देखते हैं, और दूसरा जो होता है वो सिस्टमिक कैपिलरी और बॉडी टिश्यूज़ के बीच में होता है गैसियस एक्सचेंज। सो गैसियस एक्सचेंज, अभी सब इन सभी टॉपिक्स को हमें डीप में देखना है, डिटेल्ड में देखना है। तो ब्रीदिंग हो गया, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई, बॉडी टिश्यू एंड कैपिलरीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन। ओके, वेंटिलेशन हो गया। अब देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये है टर्म है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? एनसीईआरटी कहती है कि ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। हम साधारण अपने बोलचाल की भाषा में ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन कह देते हैं और रेस्पिरेशन समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन है वो एक अलग कंप्लीट टॉपिक है। रेस्पिरेशन में ही ब्रीदिंग आता है। ब्रीदिंग एक स्टेप है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन के बारे में अगर हम सोचना चालू करें तो रेस्पिरेशन क्या है, अगर इसके बारे में हम सोचें तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज नथिंग बट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब ये प्रोडक्शन एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन 2 भागों में बटा हुआ है। या तो प्रोडक्शन हो सकता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी यूजिंग O2 एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी यूजिंग CO2 और विदाउट O2। यहाँ लिख सकते हैं विदाउट O2। O2 के यूटिलाइजेशन से जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो कि हमें ह्यूमंस में देखना है इस चैप्टर में। दिस चैप्टर मेनली O2 के प्रेजेंस में ही होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ O2। विदाउट O2 को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि हम एनिमल किंगडम में बहुत ऐसे फाइलम हैं जिनमें हम एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है? वो चाहे वो एनिमल किंगडम का कोई भी फाइलम हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एनर्जी का प्रोडक्शन तभी हो पाएगा जब तक एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय कैटाबोलिज्म यानी टूटना, कैटाबोलिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कैसे? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी एब्जॉर्ब होता है आफ्टर द डाइजेशन, जैसे कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इन्हीं सब का कैटाबोलिज्म होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, और इन्हीं के कैटाबोलिज्म से
अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहा तो एरोबिक, एंड विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एनारोबिक, विच इज़ वेरी कॉमन इन एनिमल किंगडम फाइलम्स, स्टार्टिंग फाइलम्स लाइक पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, अभी हम देखेंगे उसको। रेस्पिरेशन, ओके, ये हो गया। रेस्पिरेशन में जैसे कि ठीक है, बस इतना ही रहने दीजिए, अभी आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में भी समझेंगे। रेस्पिरेशन को एक और नाम से भी जाना जाता है, रेस्पिरेशन। अब हम आगे अपना जो भी बात करेंगे वो सब एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का ही बात करेंगे। एरोबिक अब इसमें म्यूट रहेगा, एरोबिक हम बार बार एरोबिक नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, फिजियो केमिकल प्रोसेस। इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम आगे अभी देखेंगे कि जो 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ह्यूमन के रेस्पिरेशन में, उनमें 3 स्टेप्स फिजिकल होते हैं और 4 स्टेप्स फिजिकल होते हैं, और एक जो सिंगल स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन, वो क्या हो रहा होता है, वो केमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें मेन वो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होता है। तो चलिए, रेस्पिरेशन को हमने ऊपर से समझा, देखा। अब देखते हैं कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी रेस्पिरेशन जो है वो ब्रीदिंग से टोटली डिफरेंट है। रेस्पिरेशन एक अलग टॉपिक है, ब्रीदिंग एक अलग टॉपिक है। रेस्पिरेशन के अंडर ही आता है ब्रीदिंग। जो ह्यूमंस में रेस्पिरेशन हो रहा होता है वो मेनली 5 स्टेप्स में डिवाइडेड होता है। 5 स्टेप्स में कंप्लीट रेस्पिरेशन हो रहा होता है ह्यूमंस में। सबसे पहला स्टेप लिखते हैं, सबसे पहले लिखिए आप यहाँ पे, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है ब्रीदिंग। मैंने अभी आपको बताया ना, ब्रीदिंग जब हम ब्रीद करते हैं तो वो सबसे पहला ये होता है स्टेप, ब्रीदिंग, और इसको हम कह देते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। इनटेक एंड एक्सहेल ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर ब्रीदिंग, ओके। दूसरा जो होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि गैसियस एक्सचेंज बिटवीन, गैसियस एक्सचेंज कौन से 2 मेन गैसेज हैं, O2 एंड CO2, बिटवीन एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड पल्मोनरी कैपिलरी इन द लंग। लंग में पल्मोनरी कैपिलरी और एल्वियोलर मेम्ब्रेन के बीच गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज के बाद जो वो है अपना ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। उसके बाद होता है अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाया ब्लड के थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ऑक्सीजन का, मेनली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज O2 एंड CO2, ओके, ब्लड के थ्रू ही होता है। उसके बाद होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड बॉडी टिश्यूज, और सिस्टमिक कैपिलरीज के बीच में भी एक गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। यहाँ क्या हो रहा होता है, यहाँ आपका हो रहा होता है ऑक्सीजनेशन दूसरे स्टेप में, जहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है। अभी पार्शियल प्रेशर को हम देखेंगे। ऑक्सीजनेशन यानी कि अभी आप मोटा मोटी तौर पे समझ लीजिए कि वहाँ ऑक्सीजन ब्लड में डिजॉल्व हो रहा होता है, जो ये अपना लंग्स में हो रहा होता है, पल्मोनरी कैपिलरी और एल्वियोलर मेम्ब्रेन के बीच में। और जो चौथा एग्जांपल है, जो चौथा जो स्टेप है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड बॉडी टिश्यू, जिसमें जो सिस्टमिक कैपिलरी में जो ऑक्सीजन होता है वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ये टिश्यूज़ में डिजॉल्व हो रहा होता है, यानी कि यहाँ ब्लड का डीऑक्सीजनेशन हो रहा होता है, यानी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड का मैं अंतर आपको आगे समझाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि आगे ऑक्सीजनेशन का मतलब ये नहीं होता कि ऑक्सीजन ही हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ये मतलब नहीं होता कि उसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड हो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन वहाँ पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होता है, तो वहाँ हम वो समझेंगे। और जो सबसे लास्ट स्टेप है वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशन का मेन ये है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन सेल ऑफ बॉडी टिश्यूज, सेल्स ऑफ बॉडी
टिश्यूज़। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, मोटा मोटी तौर पे इसे हम कह देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो हमारे एल्वियोलर मेम्ब्रेन और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है उसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कह देते हैं। और जो हमारे सिस्टमिक कैपिलरी और बॉडी टिश्यूज़ के बीच में जो ये हो रहा होता है गैसेस एक्सचेंज, उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी कह देते हैं। और जो अपना सबसे मेन रेस्पिरेशन है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो कि सबसे लास्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का, वो सेल्स ऑफ बॉडी टिश्यूज़ में हो रहा होता है। इसी से क्या प्रोड्यूस होता है, इसी से प्रोड्यूस होता है अपना एनर्जी, जो कि ATP के फॉर्म में हमारे बॉडी में कंजर्व रहता है। और एज पर नीड ATP इज कंज्यूम्ड। जैसे जैसे हमारे शरीर को नीड पड़ता है वैसे वैसे ATP क्या होता है, कंज्यूम होता है। तो चलिए पांचों स्टेप्स हमने देखा। अब इसे एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देख लेते हैं क्विक वे में, जिससे हमें ये और भी क्लियर हो जाए कैसे आगे प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे रब करते हैं। ओके, फटाक से बनाते हैं अपना ह्यूमन बीइंग का ये एक साधारण सा बन गया। अब इसमें क्या होता है, यहाँ ब्रीदिंग हो रहा होता है, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, यहाँ ब्रीदिंग हो रहा होता है। ब्रीदिंग करने के बाद जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है अपना, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते होते अपना जो एयर है वो कहाँ लास्ट में पहुँच जाता है। ये एयर अपना अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाता है, वो पहुँच जाता है अपने एल्वियोलर सैक में, जो कि लंग्स में ये होता है, मौजूद होता है। एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई और जो अपना पल्मोनरी कैपिलरी है, जो कि अपना एक्सटेंशन है पल्मोनरी आर्टरी का, जो कहाँ से आ रहा होता है, हार्ट के। पिछले लेक्चर में हमने देखा था हार्ट के राइट एट्रियम से जो पल्मोनरी आर्टरी आ रहा होता है वो किस में टूट जाता है। हम जानते हैं कि आर्टरी आता है, उसके बाद कैपिलरीज में टूट जाता है और वो अल्टीमेटली वेंस में मर्ज हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में पल्मोनरी कैपिलरी में ब्रेक हुआ और ये क्या कहाँ मर्ज हो गया, पल्मोनरी वेन में। तो जो पल्मोनरी कैपिलरी है, यहाँ जो ऑक्सीजन है, पल्मोनरी कैपिलरी में जो ऑक्सीजन है, पल्मोनरी कैपिलरी में जो ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसा नहीं है कि इसमें ये ऑक्सीजन नहीं है और डायरेक्ट केवल बाहर से ही ऑक्सीजन आएगा। मैंने अभी आपको बताया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि ये इससे आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही ऑक्सीजन ही होता है। लेकिन इसमें जो होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है और इसमें पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का, तो इसीलिए ये इसमें डिफ्यूज हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कैपिलरी में ज़्यादा होता है और इसमें कम होता है, सो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डिफ्यूज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो हमारा सेकंड स्टेप था। सबसे पहला स्टेप हम यहाँ देख चुके हैं, इनहेल एंड एक्सहेल, जो कि हमारा ब्रीदिंग है। ठीक है, और जो दूसरा ये स्टेप हमने बताया, एक्सचेंज ऑफ गैस। ये जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैस, इसको हम बहुत ही डिटेल में आगे देखने वाले हैं। अभी मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी, ये अपना दूसरा ये हो गया। अभी मैं जो केवल पीछे जो सब्जेक्टिव लिखा हूँ उसका एक डायग्रामेटिकली व्यू में आपको समझा रहा हूँ। ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। अभी जो ब्लड आ रहा है ये DO2, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल चुका है और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड वेजल्स के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, अल्टीमेटली ये अपना ये पहुँच जाएगा। पहले लिख लेते हैं यहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाया ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट इसका हो रहा होगा, जो कि अपना ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप में हमने क्या पढ़ा था कि फोर्थ स्टेप में फिर से ये हुआ था एक्सचेंज ऑफ गैसेज। फोर्थ स्टेप का एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या है, मान लीजिए ये हमारा कोई भी बॉडी टिश्यू है और ये हमारा सिस्टमिक कैपिलरी है। जैसे हमारा पल्मोनरी कैपिलरी लंग में होता है, वैसे ही पूरे शरीर में सिस्टमिक कैपिलरी बोलते हैं, जो कि पूरे शरीर के टिश्यूज़ में इंटरनली रूप से ये पहुँचा हुआ होता है। सिस्टमिक कैपिलरी के हर एक बॉडी का हर एक टिश्यू जो होता है वो किस कैपिलरी के कांटेक्ट में रहता है, उसे हम सिस्टमिक कैपिलरी कहते हैं। तो सिस्टमिक कैपिलरी में क्या आ रहा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है और जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उसमें आफ्टर द रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, क्या बाई प्रोडक्ट बचता है CO2। अब यहाँ से क्या होता है, जो सिस्टमिक कैपिलरी का ऑक्सीजन है वो यहाँ डिफ्यूज हो जाता है फॉर द रेस्पिरेशन, फॉर द पर्पस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट, जो कि प्रेशर ग्रेडियंट हम आगे देखेंगे। ओके, और CO2 इसमें डिफ्यूज हो जाता है, O2 इसमें डिफ्यूज हो जाता है। सिस्टमिक कैपिलरी, इसका नेमिंग लिख लेते हैं सिस्टमिक कैपिलरी, और इसका क्या नाम हो गया, बॉडी टिश्यू। ठीक है,
अब यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो गया इसका, सॉरी ऑक्सीजनेशन नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया। यहाँ चौथा स्टेप क्या है अपना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन सिस्टमिक, कैपिलरी एंड बॉडी टिश्यू। अपना सबसे लास्ट और पांचवा स्टेप क्या बचता है, अब ये जो आफ्टर द डिफ्यूजन, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन, आफ्टर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन द सेल्स आर गोइंग टू रेस्पायर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सबसे पांचवा स्टेप हमने क्या बताया था पिछले स्लाइड में, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जो ये अब मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज एल्वियोलाई पल्मोनरी कैपिलरी, इसे हम जनरली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह देते हैं। चौथा जो स्टेप है अपना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड ये बॉडी टिश्यू, जिसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कह देते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। और जो सबसे लास्ट अपना जो ये स्टेप है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। तो पांचों स्टेप्स को हमने ओवरव्यू ले लिया कि ये पांचों स्टेप्स होते हैं। चलिए इसे रब करते हैं। अब एक टॉपिक आता है हमारा कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ हैबिट और हैबिटेट के आधार पे देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। यहाँ लिखते हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। क्विक टॉपिक है, तुरंत इसे समाप्त करते हैं। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में सबसे पहला स्ट्रक्चर हैबिट एंड हैबिटेट के बेसिस पे देखेंगे। हैबिट एंड हैबिटेट के बेसिस पे हम देखते हैं कि जो जलीय जीव होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, उनमें जनरली गिल्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। और जो टेरेस्ट्रियल, ये कॉमनली लिख रहे हैं हम, इसमें एक्सेप्शन लिखने की उतना ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है। टेरेस्ट्रियल में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। ओके। और जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, LOO, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके बेसिस पे जब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हम एनिमल किंगडम का ये क्लासिफिकेशन देखते हैं, पॉरीफेरा, शिलेंट्रेटा, टीनोफोरा भी यहीं लिख देते हैं क्योंकि ये दोनों बहनों की तरह होती हैं, प्लेटी हेलमिंथिस, एशके हेलमिंथिस। और उसके बाद क्या होता है, एनिलिडा अप टू कॉर्डेटा। ठीक है। तो जो पॉरीफेरा से एशके हेलमिंथिस तक है, इनमें जनरल बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन होता है, यानी कि इसमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो है वो जनरल बॉडी सरफेस ही है ओवरऑल। कॉर्डेटा में एनसीईआरटी लिखती है, एनिलिडा से कॉर्डेटा में 3 प्राणियों का जिक्र है। सबसे पहला है जो अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में क्या होता है, जो कि अपने एनिलिडा फाइलम का मेंबर है। अर्थवॉर्म में क्या होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल से रेस्पिरेशन होता है, इसमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर मॉइस्ट क्यूटिकल है। इंसेक्ट में क्या होता है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है, ट्रैकियाज प्रेजेंट होते हैं। और जो लास्ट है वो अपना है एम्फीबिया। इन्हीं तीनों का जिक्र है अपने एम्फीबियंस। ओके। एम्फीबियंस जो हमारा फ्रॉग है, उनमें मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे गिल्स भी होता है, लंग्स भी होता है, और गिल्स होता है, लंग्स होता है, और ब्रैंकियल सिस्टम भी होते हैं। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन हमें इनमें देखने को पाया जाता है। तो मोटा मोटी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हमें ये मिलते हैं। ठीक है, इसे भी रब करते हैं। इनका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कोई ये बड़ा टॉपिक नहीं है अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है ना। अभी हम देखिए, अब हमको जो देखना है वो पूरे चैप्टर में जो मैंने अभी आपको 5 स्टेप्स बताएं रेस्पिरेशन के, तो बेसिकली हमें वही पांचों स्टेप्स को एक एक करके और उसके डेप्थ में जाके देखना है कि सबसे पहले देखेंगे हम कि ब्रीदिंग कैसे होता है, नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, वॉल्यूम्स के बारे में, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ के बारे में। ओके। तो धीरे धीरे लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन सबको समझने से सबसे पहले क्या जरूरत है, अभी हमको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ लेना चाहिए। ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम समझ लें तो उसके बाद हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि पाथवेज ऑफ एयर को इनसाइड द ह्यूमन बॉडी हम कैसे देखते हैं, कहाँ से एयर कहाँ किस किस वे में कहाँ से एंटर होता है, कहाँ तक पहुँचता है, लंग्स कैसे ये अरेंज होते हैं, एल्वियोलाई का क्या पोजीशन है। तो पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो अपना स्टेप्स है। ओके। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, आप बनाइए हेडिंग। ओके, 1 मिनट। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।
तो एक काम करते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए ये हमारे पास 2 साइड्स हैं बोर्ड के और एक बीच का खाली स्पेस है। तो काम करते हैं, जो अपने जो ये लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है उसमें हम केवल फ्लो चार्ट में फ्लो में लिखते हैं कि कैसे एयर का क्या पाथवेज होता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन सा ये अपना पार्ट्स पाया जाता है। तो उसके बाद बीच में उसको उसी चीज़ को बीच में बाई डायग्राम एक्सप्लेन कर लेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले स्टार्ट होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से। लिखिए एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, बाहरी छिद्र से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बाहरी नाक के छिद्र से। ये जो अपना ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, यहाँ से अपना ये रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, सॉरी एयर का पाथवेज स्टार्ट होता है, रेस्पिरेशन तो नहीं कह सकते अभी। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से होते हुए अपना एयर कहाँ पहुँचता है, नेजल चैम्बर। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये जो अपना एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है इसके ठीक पीछे अपने ये जो है इसमें नेजल चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, जो कि बीचों बीच एक सेप्टा से डिवाइडेड होता है, जो कि कार्टिलेज का बना होता है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, उसके बाद आता है नेजल चैम्बर, ठीक है, नेजल चैम्बर। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर के बाद क्या आता है अपना इंटरनल नॉस्ट्रिल। नेजल चैम्बर में हमको कुछ लिखना है इसलिए थोड़ा स्पेस दे देते हैं। उसके बाद नेजल चैम्बर, उसके बाद इंटरनल नॉस्ट्रिल, नाक के अंदर भी छेद होता है 2, ठीक है, ये भी पेयर में होता है इंटरनल नॉस्ट्रिल। उसके बाद अपना ये पहुंचता है नेजोफेरिंक्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहाँ ओपन होता है, नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स तो नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, केवल फेरिंक्स लिखा है, फेरिंक्स, ओके। उसके बाद नेजोफेरिंक्स, उसके बाद अपना ये एयर कहाँ पहुँचता है, वहाँ से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट है, ट्रैकिया, नेजोफेरिंक्स, लैरिंक्स, सॉरी। उसके बाद लैरिंक्स ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स जिसे कहते हैं, वॉइस बॉक्स। उसके बाद ये पहुँचता है अपना ट्रैकिया, ट्रैकिया से एयर अपना कहाँ पहुँचता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, यहाँ से पहुँचता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। उसके बाद ब्रोंकाई जो है ये प्लूरल वर्ड है, ब्रोंकस सिंगुलर को कहते हैं, टर्सरी ब्रोंकाई। उसके बाद अपना इनिशियल ब्रोंकाई भी फर्दर डिवाइडेड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। अब इसी को उधर कंटिन्यू करके लिखते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद होता है अपना टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद अपने आते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आते हैं अपना एल्वियोलर डक्ट, जो कि रेस्पिरेटरी जोन का पहला ये है। जोन्स के बारे में भी हम इसके बाद वाले इसमें पढ़ेंगे स्लाइड में। एल्वियोलर डक्ट, उसके बाद सबसे लास्ट अपना जो सैक लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई, प्राइमरी साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, एल्वियोलाई। इसके बारे में डिटेल में भी हमको देखना है। तो चलिए एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक ह्यूमन फेस को बनाने का प्रयास करते हैं, जहाँ से हमको कहानी को समझना है, ठीक है। एक ह्यूमन फेस, ठीक है, यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स बनाते हैं। ये हो गया अपना एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। यहाँ से क्या होगा, एयर का इनटेक होगा या एक्सहेल होगा, ये ब्रीदिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नेज़ल, ये अपना नेज़ल चैम्बर है, नेज़ल चैम्बर। नेज़ल चैम्बर क्या है, ये अपना फ्रेश लिख लेते हैं अच्छे से, नेज़ल चैम्बर। यहीं होते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। नेजल चैम्बर के बारे में आप एक चीज़ समझिए कि जो नेजल चैम्बर है उसमें कुछ फाइन हेयर्स और म्यूकस होते हैं। कुछ नेजल चैम्बर में क्या होते हैं, फाइन हेयर्स, कुछ पतले बाल होते हैं, और जो कुछ क्या होते हैं, म्यूकस होते हैं। इनका काम क्या होता है, ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल्स। जो डस्ट पार्टिकल हमने एयर के साथ लिया उनको ट्रैप करने में ये हमारी हेल्प करते हैं, ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल्स। ताकि हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा प्यूरीफाई एयर हो सके उतना ज़्यादा प्यूरीफाई एयर हमारे बॉडी में इंटर करे। इसलिए ये जो फाइन हेयर्स और म्यूकस है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर द क्लीनिंग ऑफ एयर, ओके। तो नेजल चैम्बर से हमारे जो एयर होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, नेजल चैम्बर से हमारा जो एयर है वो पहुंचता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बारे में भी आप एक चीज़ जान लीजिए, फेरिंग्स में फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन एनसीईआरटी में यहाँ कुछ ऐसा मेंशन किया नहीं हुआ है। तो सबसे पहला जो फेरिंग्स है वो होता है अपना नेजल फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। उसके बाद जो फेरिंग्स होता है वो होता है ओरल फेरिंग्स, जो कि अपने माउथ के जस्ट पीछे होता है। और ये जो सबसे लास्ट फेरिंग्स होता है वो लैरिंजोफेरिंग्स। लेकिन अभी ये जानने की जरूरत नहीं है हमें, केवल एक्स्ट्रा ज्ञान मैंने आपको दिया अभी। तो सबसे पहले जानिए आप कि इसको मैं फेरिंग्स ही कहता हूँ केवल, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। एनसीईआरटी लिखती है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड
एयर। एक चीज़ आप देखते होंगे कि जब भी हम खाना खा रहे होते हैं, बहुत ऐसा केसेस होता है जिसमें हम कहते हैं अपने देसी भाषा में कि खाना सरक गया। तो खाना सरकता नहीं है, वो क्या होता है कि जब हमारा फूड फेरिंग्स में ही हो रहा हो, फेरिंग्स में ही होता है, तभी अगर एयर का ये अप डाउन हो चुका, एयर का जो इरेगुलर मूवमेंट अगर हो जाए फेरिंग्स में, तो खाना क्या होता है कि हमारे बैक फ्लो करके ये नोज से निकल आता है, जिसे हम सरकना कहते हैं। ऐसा ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है फर्दर, दो पार्ट्स में फेरिंग्स डिवाइडेड हो जाता है। यहाँ से इतना बड़ा नहीं बनाते, फेरिंग्स दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। एक जो वेंट्रल जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ट्रैकिया, जो कि वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। देखिए वेंट्रल साइड अपना ये साइड हो गया वेंट्रल साइड, और जो डोर्सल साइड हो गया ये अपने पीठ वाला साइड हो गया। तो जो ट्रैकिया है वो हमारे वेंट्रल साइड पे ये होता है, प्रेजेंट होता है इस साइड पे, ये हमारा ट्रैकिया है। जस्ट इसके पीछे जो होता है वो ईसोफेगस होता है, जो कि हमारा फूड पाइप है। ट्रैकिया को ही हम क्या कहते हैं, विंड पाइप। इसे इसके पीछे क्या हो गया, ईसोफेगस, दैट इज फूड पाइप, ठीक है। और ट्रैकिया हो गया, ईसोफेगस हो गया। और ट्रैकिया के जो ये ओपनिंग है, इसे हम इस ओपनिंग को क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज ग्लॉटिस। इसी ओपनिंग के पास क्या होता है, हमारा लैरिंग्स होता है, जो कि वॉइस बॉक्स है। लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, इसमें ही वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो लैरिंग्स में लिख लेते हैं यहाँ पे, वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट फॉर साउंड प्रोडक्शन। यहीं से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब कहाँ से आ रहा है, वोकल कॉर्ड्स के मोमेंट से, और वो कहाँ हो रहा है, लैरिंग्स में साउंड प्रोडक्शन। एनसीईआरटी में एक चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा ज्ञान देता हूँ कि जो लैरिंग्स है वो 11 कार्टिलेज का बना होता है, सॉरी 9 कार्टिलेज का बना होता है। 9 कार्टिलेज में से एक कार्टिलेज क्या फॉर्म करता है, एपिग्लॉटिस। इसे क्या कहते हैं हम, जो कवरिंग होता है किसका, ग्लॉटिस का जो कवरिंग होता है। एपी यानी कि ऊपर, ग्लॉटिस यानी कि ग्लॉटिस के ऊपर। एपिग्लॉटिस क्या होता है, कवरिंग ऑफ, ये होता है फ्लिप फ्लैप मूवमेंट करता है, फ्लिप फ्लैप। जैसे ही हम खाना खा रहे होते हैं बाइल ईटिंग, एपिग्लॉटिस क्या करता है, ट्रैकिया को बंद कर देता है। और उसमें क्या करता है, ये प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया। यहाँ नेजल चैम्बर में यहाँ क्या होता है, एक नेजल सेप्टम भी होता है, नेजल सेप्टम। या मैं लिखना भूल गया अभी इससे पहले, ठीक है। हम कहाँ तक पहुँच गए, ट्रैकिया तक। अब हम पहुँचे ट्रैकिया पे। तो एक और यहाँ पॉइंट एनसीईआरटी यहाँ पे मेंशन करती है कि जो ट्रैकिया और ईसोफेगस होता है वो कॉमन पॉइंट में कहाँ खुलते हैं, फेरिंग्स में। ये भी पॉइंट लिख लीजिए, ट्रैकिया एंड ये फेरिंग्स के नीचे लिखिए, ईसोफेगस ओपन्स इनटू कॉमन डक्ट विच इज फेरिंग्स। जो फेरिंग्स होता है वो क्या होता है, वो कॉमन डक्ट होता है। अब जो ट्रैकिया है, देखिए ट्रैकिया भी आगे, ट्रैकिया में क्या होता है, इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स होता है, कार्टिलेजिनस रिंग्स। जो ट्रैकिया होता है, जो आफ्टर द फेरिंग्स के बाद जो होता है ट्रैकिया, उसमें इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स होता है, कार्टिलेज का बना हुआ। इनकम्प्लीट इसलिए होता है, ये केवल वेंट्रल साइड पे सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड पे इसलिए नहीं होता क्योंकि ट्रैकिया के जस्ट पीछे क्या है अपना ईसोफेगस फूड पाइप, तो वहाँ वो प्रेजेंट नहीं होता। केवल इनकम्प्लीट इसलिए होता है, केवल वेंट्रली कंप्लीट होता है और डोर्सली इनकम्प्लीट होता है। यहाँ लिखते हैं ट्रैकिया पे, हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या है ये, इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स, ओके। तो ये क्या आ गया, यहाँ लिख लेते हैं, ट्रैकिया हैव इनकम्प्लीट, इसे लिखते हैं हम विंड पाइप, इनकम्प्लीट कंप्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड। इनकम्प्लीट क्यों होता है, किधर से इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट डोर्सली, डोर्सली। और ये केवल ट्रैकिया पे ही नहीं होता, जो ये सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस सी शेप्ड रिंग्स होता है वो कहाँ तक प्रेजेंट होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई में भी, लंग्स के अंदर, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ये प्रेजेंट होता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग नहीं देखने को मिलता है। ये बात को आप नोट डाउन कीजिए कि जो ये कार्टिलेजिनस इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग होता है वो ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ही होता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में ये नहीं देखने को पाया जाता। तो यहाँ से हम इसका एक्सटेंशन बनाना प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ट्रैकिया फर्दर किन दो भागों में डिवाइडेड है, यहीं पे लंग्स होता है। अभी हम लंग्स का ये जो ये बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि लंग्स के जस्ट थोड़ा सा ये ट्रैकिया थोड़ा मूव करता है, उसके बाद ब्रोंकाई जो होता है वो डिवाइड करता है और वो लंग्स में इन करता है। जो लंग्स की मेम्ब्रेन है उनको
ये करते हुए, पेनिट्रेट करते हुए इन करता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। ये हो गया अपना प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। इनका कुछ स्पेशल फंक्शन नहीं होता। अभी हम देखेंगे जोन जो होता है, कंडक्टिंग जोन के ये सब मेंबर हैं। ज़्यादा कुछ फंक्शन, स्पेशल फंक्शन नहीं है, केवल इसका फंक्शन है कि कंडक्ट करना, एयर को कंडक्ट करना। 2-3 कुछ और ये हैं, उनको हम आगे देख लेंगे। जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो सेकेंडरी ब्रोंकाई में फर्दर डिवाइडेड होता है। ये अपना सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी टर्सरी में, टर्सरी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो एल्वियोलाई डक्ट में, और वो फाइनली एल्वियोलर सैक में और एल्वियोलाई में। यहाँ पे नेमिंग लिखते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये अपने क्या होते हैं, एल्वियोलर डक्ट, जो कि सबसे पास में है एल्वियोलाई के, और ये अपना क्या है, एल्वियोलाई, जो कि यहाँ प्राइमरी साइट फॉर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। और ये सब यहाँ से क्या होते हैं, ये सब यहाँ से, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सब जितने भी ये पैथवेज हैं जो कि प्राइमरी ब्रोंकाई से एल्वियोलाई तक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, लंग के अंदर प्रेजेंट है। अभी लंग का हम डायग्राम देखेंगे तो उसमें ये समझेंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एनसीईआरटी में ये पहले सी शेप्ड रिंग बना लेते हैं। चलिए, ये छूट गया था अपना, सी शेप्ड रिंग जो होता है वो इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग, ये टर्मिनल में नहीं होता, इनिशियल तक ही होता है, यहाँ तक इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स पाया जाता है, ठीक है। अब एक ये अपने एनसीईआरटी में एक ये दिया हुआ है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पहले लिख लेते हैं एक चीज़। ये सब क्या बताया मैंने आपको, ये पूरे सी शेप्ड रिंग्स इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स इन सभी में पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो अपना ट्रैकिया है वो कहाँ डिवाइड करता है। तो एनसीईआरटी कहती है कि एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्री द ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। तो जो अपना ट्रैकिया है वो 5th थोरैसिक लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्री, कहने का मतलब थोरैसिक वर्टिब्री देखिए क्या है, जो हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये मेनी वर्टिब्रीज में डिवाइडेड है। जो अपना ये वर्टिब्रल कॉलम है वो सेवरल वर्टिब्रीज में डिवाइडेड है। कुछ वर्टिब्रीज को, जो अपर ये वर्टिब्रीज है, जो पीछे अपना ये है, इसे हम सेरिब्रल वर्टिब्रीज कहते हैं। लोकोमोशन एंड ये मूवमेंट वाले चैप्टर में हमें देखना होता है। सबसे ऊपर वाले वर्टिब्रीज को थोरैसिक वर्टिब्री, उसके नीचे वाले को हम कहते हैं, सबसे ऊपर वाले को सेरिब्रल वर्टिब्री, उसके नीचे वाले को थोरैसिक वर्टिब्री, और जो सबसे नीचे वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं लंबर वर्टिब्रीज। तो जो बीच वाले थोरैसिक वर्टिब्रीज हैं उसमें जो 5वां नंबर का वर्टिब्री है, उसी वर्टिब्री के पोजीशन पे वो पीछे डोर्सली प्रेजेंट है। उसी वर्टिब्री के ठीक सामने जो हमारा वेंट्रल पोजीशन है, वहाँ से ट्रैकिया क्या होती है, डिवाइड हो जाती है और प्राइमरी ब्रोंकाई में ये फॉर्मेशन करती है। तो ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई का भी यहाँ फॉर्मेशन हमने आपको बता दिया, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई, यहाँ जो इसका ये हो रहा होता है, लिख लेते हैं, एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्री लिखिए, ये थोरैसिक वर्टिब्री ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकस, नहीं ब्रोंकाई, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए इसमें अगर इसको क्या कीजिएगा आप, इसको जो कॉपी में जब आप बनाइएगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कीजिएगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफुल बने, ताकि एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर्स मिल पाए। और आपके दिमाग में जितना ज़्यादा सुंदर ये डायग्राम बनेगा उतना ज़्यादा ये आपको आपके दिमाग में छपा रहेगा, आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। चलिए इसको आप ले सकते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे यहाँ ख़त्म होता है, हम इसे रब करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी जोन्स, मैं उसी समय से आपको बोल रहा हूँ कि ये रेस्पिरेटरी जोन का पार्ट है, ये इसका पार्ट है, नॉन रेस्पिरेटरी जोन, कंडक्टिंग जोन का। तो इसे हम समझते हैं कि जोन्स क्या होते हैं रेस्पिरेशन के। 2 जोन्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ लिखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 जोन्स हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली सबसे पहला जोन है कंडक्टिंग जोन। दूसरा सिस्टम ये है जोन
रेस्पिरेटरी जोन। ओके, कंडक्टिंग जोन क्या है, जिसमें मेनली एयर का कंडक्शन होता है, केवल एयर कंडक्ट वाया इट। ओके, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, जो अपने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से अप टू जो अपना टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, जो अपना टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, वहाँ तक क्या ही होता है, वहाँ तक क्या होता है, केवल कंडक्शन ऑफ एयर होता है, कंडक्शन ऑफ एयर। मेनली वहाँ कंडक्शन ऑफ एयर ही होता है, केवल एयर जाता है, लेकिन कुछ और एडिड फीचर पॉइंट्स हैं जिसे आप लिख लीजिए कि ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर, कि एयर को अपने बॉडी टेम्परेचर तक लाना कंडक्टिंग जोन का फंक्शन है। ह्यूमिडिफिकेशन भी करता है अपना कंडक्टिंग जोन, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। और जो सबसे अपना ब्रिंग एयर टू ये कंडक्टिंग जोन, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर और ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स को भी ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, मैंने उसमें भी बताया था नेजल चैम्बर में कि वो भी म्यूकस और फाइन एयर फॉर ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल्स के लिए प्रेजेंट होते हैं। रिस्पायरेटरी जोन जो होता है वो अपना बेसिकली रिस्पायरेटरी मेन जोन्स क्या क्या है, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई आर द मेन रेस्पिरेटरी जोन्स, जहाँ पे जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं अपने, ये हैं एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, एक्सचेंज जोन भी कहते हैं इनको, लिख लीजिए एक्सचेंज जोन। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जहाँ देखने को मिलते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, एक्सचेंज जोन्स। एक्सचेंज जोन, क्वालिटी आ रही है अच्छी लिखने पे, एक्सचेंज जोन्स। ठीक है, थोड़ा फॉन्ट ज़्यादा छोटा हो रहा है, अब मैं कोशिश करूँगा यहाँ से कि फॉन्ट को कुछ बड़ा कर लें, ठीक है ना, कुछ बड़ा बड़ा लिखें जिससे आपको देखने में परेशानी ना हो। चलिए, रेस्पिरेटरी खत्म हो गया, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लंग। लंग को समझने का प्रयास करते हैं। लंग क्या है अपना, सबसे पहले ये अपना ट्रैकिया बनाने का प्रयास करते हैं। ये हो गया अपना ट्रैकिया, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ अपना लेफ्ट लंग। केवल ओवरव्यू के लिए मैं समझा रहा हूँ, कुछ ऐसा बहुत बड़ा मुझे डायग्राम बनाने का ये नहीं है, केवल समझ जाए अपन, बस काम ख़त्म हो जाएगा। ये हो गया अपना राइट लंग, ये थोड़ा नीचे होता है लेफ्ट लंग से। यहाँ होता है अपना डायफ्राम, ठीक है। ये हो गया अपना राइट लंग, लेफ्ट लंग, ट्रैकिया में क्या होता है, इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स होते हैं। और ट्रैकिया क्या होता है, लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री पे ये क्या होता है, यही है क्या वो लेवल, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री पे यहाँ क्या हो जाता है, यही है वो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, यही है, यहाँ से ही ये ब्रोंकाई में ये हो जाता है। ये यहाँ क्या होता है अपन, यहीं पे होता है अपना वॉइस बॉक्स, यहाँ पे होता है एपिग्लॉटिस, वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स, यहाँ होता है अपना एपिग्लॉटिस। और ये जो लंग्स है इसके बाहर भी डबल मेम्ब्रेनस क्या होता है, जैसे कि हमने हार्ट में देखा था पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ क्या होता है प्लूरल मेम्ब्रेन भी फर्दर दो टाइप्स के होते हैं क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। एक होता है पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन और एक होता है विस्चरल प्लूरल मेम्ब्रेन। ये कहाँ होता है, टुवर्ड्स थोरैसिक कैविटी के तरफ इसका झुकाव होता है, यानी बाहर की तरफ होता है, आउटर
पैराइटल मेम्ब्रेन आउटर होता है, विसरल मेम्ब्रेन इनर। विसरल जहाँ शब्द आ जाए वहाँ आप समझ जाइए इनर का ही बात हो रहा है, इनर की ही बात कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है। तो विसरल जो होता है ये किधर होता है, टुवर्ड्स लंग्स, लंग्स की तरफ होता है ये मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स लंग्स यानी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन के बिटवीन देम प्लूरल फ्लूइड इज प्रेजेंट, जिसका काम क्या होता है, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने का काम होता है प्लूरल फ्लूइड का, जो कि दोनों लंग्स के दो मेम्ब्रेन्स है ये, इनके बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड क्या होता है, दोनों लंग्स के बीचों बीच प्रेजेंट होने वाले फ्लूइड को क्या कहते हैं अपन, प्लूरल फ्लूइड। यहाँ पे ये लंग्स कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं क्या, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एल्वियोलाई के बारे में। एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई जो हमने सबसे लास्ट में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखा था कि सबसे लास्ट में सैक लाइक एल्वियोलाइज प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, यही प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए, बाकी सब मोह माया है। बाकी सब क्या है, मोह माया है। प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कौन जिम्मेदार है, एल्वियोलाई। ये क्या होता है, ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है। वेस्कुलराइज्ड माने से वेस्कुलराइज्ड कहने का क्या तात्पर्य है सर, वेस्कुलराइज्ड कहने का मतलब कि इसके चारों तरफ बहुत अच्छा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का जाल बुना होता है, कैपिलरीज का बहुत अच्छा जाल होता है, ताकि डिफ्यूजन अच्छे से हो सके, एक्सचेंज ऑफ गैस अच्छे से हो सके। आप खुद सोच के देखिए कि अगर एल्वियोलाई के चारों तरफ कैपिलरीज का नेटवर्क सही नहीं रहेगा तो वो डिफ्यूजन कैसे होगा, बिना कैपिलरीज के, बिना ब्लड के डिफ्यूजन कैसे हो पाएगा। तो इसको वेस्कुलराइज्ड होना भी चाहिए एज यूजुअल। तो ये एल्वियोलाई का एक बनाते हैं डायग्राम, ये सैक लाइक एल्वियोलाई हो गया। इसके चारों तरफ क्या हमने बताया, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। हम सिंगल कैपिलरी से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से क्या है अपना DO2 ब्लड, ये कौन ला रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ से ला रहा है, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, जो कि हमने हार्ट वाले पिछले लेक्चर में देखा था। ओके, ये हो गया अपना पल्मोनरी कैपिलरी। ये कहाँ प्रेजेंट है, बताओ भाई, ये कहाँ प्रेजेंट है, पल्मोनरी कैपिलरी लंग्स में प्रेजेंट है, पल्मोनरी कैपिलरी लंग्स में प्रेजेंट है, क्योंकि ये भी लंग्स में प्रेजेंट ही है भाई एल्वियोलाई। सारा ये खेल यहीं हो रहा है। यहाँ से चला जाता है पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, और ऑक्सीजनेशन इस पॉइंट पे होता है। और एक ऑक्सीजनेशन होने के लिए सबसे पहले एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ही थिन होती है। जितना ज़्यादा थिन मेम्ब्रेन होगा उतना ज़्यादा जल्दी एक्सचेंज ऑफ गैसेज, डिफ्यूजन जितना ज़्यादा एफिशिएंट आपको कराना है उतना ही ज़्यादा आपको क्या रहना चाहिए, मेम्ब्रेन उतना ही पतले रहने चाहिए। यहाँ एक डेटा है कि जो एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है यहाँ पे, वो लेस देन क्या होती है, वो लेस देन 1 मिलीमीटर होती है। जो ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, ये अभी हम देखेंगे तीन इससे मिलके एल्वियोलर मेम्ब्रेन बनती है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होते हैं वो 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बनते हैं। जो एल्वियोलर ये है एल्वियोलाई है, हमने एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में देख रखा है कि जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है इसकी जो वॉल है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी है, यानी कि फ्लैट लाइक सिंगल सेल्स की एक ही लेयर ऑफ सेल्स है, वो भी फ्लैट टाइल लाइक हैं, फ्लैटेड सेल्स। और जो ब्लड कैपिलरीज की भी ये होती हैं वॉल, ये भी किसकी बनी होती हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी को ही हम क्या कहते हैं, एंडोथेलियम। ये सब उसका पार्ट है एनिमल टिश्यू का। वहाँ हम देखते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं, एंडोथेलियम। ओके, इसे हम कहते हैं एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलर और वॉल भी कह सकते हैं, एल्वियोलर वॉल। और इन दोनों के बीच में नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, जो कि सेल्स का नहीं होता, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ होता है, नॉन सेल्यूलर होता है। क्या होता है ये, नॉन सेल्यूलर होता है। और इन किनके बीच में भरा होता है, जो एंडोथेलियम और एल्वियोलर वॉल के बीच में भरा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो ये एल्वियोलाई है, जो ये 3 लेयर मिलके एल्वियोलाई के डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को बनाती है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कौन कौन सी ये बनाती है, सबसे पहले अपना एल्वियोलर वॉल, उसके बाद अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन, और एट लास्ट अपना क्या होता है, एंडोथेलियम। ये तीनों मिलके क्या बनाती है अपना, ये तीनों लेस देन 1 मिलीमीटर होती है, और ये क्या बनाती है अपना डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती है, जिसमें ये दोनों सेल्यूलर होते हैं। एल्वियोलर वॉल और बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये एंडोथेलियम क्या होते हैं, सेल्यूलर होते हैं। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो क्या है, नॉन सेल्यूलर है, ये सेल का बना नहीं होता। इसकी डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से ये मेम्ब्रेन से बना होता है। ओके,
तो इसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, आरबीसीज भी इसी में है, ठीक है। इन्हीं में ऑक्सीजन बाइंड करता है, यहाँ ऑक्सीजन CO2 दोनों होता है, यहाँ भी ऑक्सीजन CO2 दोनों होता है। लेकिन जो अंदर इसके जो ये पल्मोनरी कैपिलरी है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है और जो एल्वियोलर इसमें पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, इसमें प्रेशर कम होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऑक्सीजन यहाँ डिफ्यूज कर जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका प्रेशर इसमें ज़्यादा होता है और इसका पार्शियल प्रेशर PP, केवल P मत लिखिए, PP इसका ज़्यादा होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसमें ज़्यादा होने की वजह से ये कहाँ डिफ्यूज करता है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन में, और ये फाइनली बाहर चला जाता है। और जो ऑक्सीजन है वो फाइनली कहाँ चला जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन से कहाँ चला जाता है, सिस्टमिक कैपिलरीज के पास चला जाता है, ठीक है। तो ये अपना एल्वियोलाई वाला पार्ट खत्म हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे ये नॉर्मल एक्सहेलेशन और नॉर्मल इनहेलेशन ब्रीदिंग को देखेंगे, ठीक है, ठीक है ना। अब हम ब्रीदिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड आवर 50 मिनट्स, ओके। इसे मिटाते हैं, जल्दी से ब्रीदिंग को स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ को देखते हैं। देखिए, ब्रीदिंग को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट NCERT के पॉइंट्स को समझ लें तो अपन को ब्रीदिंग का जो मैकेनिज़्म है उसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे कि कुछ टर्म्स हैं, जैसे पहला टर्म है थोरैसिक चैम्बर, ओके। थोरैसिक चैम्बर क्या है इसको समझिए। जो अपना ये जो व्हाट इज़ थोरैसिक चैम्बर, तो इसको समझिए सबसे पहले कि थोरैसिक चैम्बर क्या है। तो थोरैसिक चैम्बर एक क्लोज्ड कैविटी है। व्हाट इज़ थोरैसिक चैम्बर? थोरैसिक चैम्बर एक क्लोज्ड कैविटी है जो कि किससे बनी होती है। जो अपना ये जो रिब्स है जो यहाँ प्रेजेंट है, वो जो लिटरली रिब्स से ये होती हैं, घिरी होती हैं थोरैसिक चैम्बर, ओके। तो हम कहाँ थे? हम थोरैसिक चैम्बर पे थे। तो NCERT में थोरैसिक चैम्बर को ऐसे डिफाइन किया है कि जो थोरैसिक चैम्बर है वो कैविटी है जो कि लिटरली रिब्स से घिरी होती हैं, लिटरली रिब्स से घिरी होती हैं, वेंट्रली स्टर्नम से घिरी होती हैं, जहाँ रिब्स जाके वेंट्रली अटैच करते हैं, और डोर्सली क्या, वो वेंट्रल वर्टिब्रल कॉलम से घिरी होती हैं। फिर से समझिए, जो अपना थोरैसिक कैविटी है वो लिटरली रिब्स से घिरी होती हैं, वेंट्रली स्टर्नम से घिरी होती हैं, और जो डोर्सली हैं वो वर्टिब्रल कॉलम से घिरी होती हैं। और जो नीचे से होता है थोरैसिक कैविटी में वो क्या होता है, डायग्राम होता है, डायाफ्रागाम, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सही रखिएगा, डायाफ्रागाम। और डायाफ्रागाम क्या है, एक मस्कुलर लेयर है जो कि नीचे से थोरैसिक कैविटी को ये करता है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे सबसे पहले थोरैसिक कैविटी के बारे में हम लिखते हैं। व्हाट इज थोरैसिक कैविटी? थोरैसिक कैविटी ये रिब्स से मिलकर बनी होती हैं, रिब्स लिटरली साइड से रिब्स होती हैं। ये होती हैं स्टर्नम। स्टर्नम क्या है? स्टर्नम एक बोन है जो कि वेंट्रली रिब्स उसी से जुड़े होते हैं, तो ये भी वेंट्रली लिटरल वेंट्रल लिखते हैं स्टर्नम। डोर्सल क्या हो गया अपना? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल COLU कॉलम, ये कहाँ होता है? डोर्सली। और जो डायग्राम होती है, डायाफ्रागाम, ये कहाँ होती है? हमारी बिलो, नीचे से ये हमको ये कर रही होती है, थोरैसिक कैविटी को इंक्लोज कर रही होती है, ठीक है। तो थोरैसिक क्या होता है? थोरैसिक कैविटी इन सभी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। और थोरैसिक कैविटी में क्या होते हैं? विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा जो लंग्स है, हमारा जो हार्ट है, ये सब विसरल ऑर्गन्स की गिनती में आते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सब प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये सब थोरैसिक कैविटी में ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ हमें लंग्स को देखना है, तो यहाँ लिख लेंगे हम कि थोरैसिक कैविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं। अपने लंग्स जो हैं वो थोरैसिक कैविटी में सिचुएट्स होते हैं, और थोरैसिक कैविटी में सिचुएट्स लंग्स यहाँ थोरैसिक कैविटी में सिचुएट्स होते हैं। और ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझने के लिए ये जानना हमारा बहुत जरूरी है कि थोरैसिक कैविटी में किसी भी प्रकार का अगर चेंज होता है तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है कहाँ? लंग्स में। तो एनी चेंजेज इन द थोरैसिक कैविटी इज डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इनटू द चेंज इन लंग्स, ठीक है, लिखे यहाँ पे। ये NCERT की डायरेक्ट लाइन है और इसी से हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है वो क्लियर होता है। तो NCERT में लिखा हुआ है कि एनी चेंजेस इन द थोरैसिक कैविटी इज डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इनटू द पल्मोनरी, इसमें पल्मोनरी कैविटी और पल्मोनरी लंग, पल्मोनरी को ही रंग है, पल्मोन जहाँ भी लग जाए वहाँ आप समझिए लंग है। तो लिखिए एनीथिंग चेंजेस, एनीथिंग लिखिए, एनीथिंग
चेंजेस इन द थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में कुछ भी चेंज हो तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट्स इन टू द लंग। यानी कि मान लीजिए अगर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड कर रहा है, तो लंग्स भी एक्सपैंड करेंगे और लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। यदि थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम हम बढ़ाएं तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम घटाएं, वॉल्यूम घटेगा। प्रेशर बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर घटाएं, प्रेशर घटेगा। जैसे कि हम फिजिक्स में देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो अपना ये साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बढ़ाने पे बढ़े, घटाने पे घटे। तो वही यहाँ रिलेशन है कि अगर थोरैसिक कैविटी में समझाने के लिए मैंने बताया ये प्रोपोर्शनल और थोरैसिक कैविटी है और रिफ्लेक्टिंग लंग्स जो होते हैं उसी के चलते होते हैं। तो वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम घटाया, वॉल्यूम घटा, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर घटाया, प्रेशर घटा। ठीक है, तो चेंज अगर वॉल्यूम में करे तो वॉल्यूम में भी चेंज हो जाएगा, प्रेशर में करे तो प्रेशर में भी चेंज हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। यही चीज़ इसका ये बेस बनाता है जो मैंने अभी आपको समझाया। ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का ही बेस है। ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को समझने के लिए ये आपको समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है कि एनीथिंग चेंजेस इन द थोरैसिक कैविटी इज डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इनटू द लंग। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जो हमारा पहला स्टेप था रेस्पिरेशन का वो था ब्रीदिंग, और अब यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है? ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के लिए इसको समझने के लिए हमें दो मसल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो मसल है वो होता है डायग्राम। डायग्राम बार बार बोल रहे हैं भाई, डायाफ्रागम। और दूसरा जो मसल है वो है इंटरकोस्टल मसल्स। बार बार मैं इंटरकोस्टल मसल को बार बार मैं ICM ही लिखूंगा, बार बार मैं इंटरकोस्टल मसल नहीं लिखूंगा। आप ICM से ही इसको समझिए। जो डायग्राम होते हैं, डायफ्राम, वो होते हैं अपने मेजर मसल्स होते हैं। वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं? थोरैसिक कैविटी के नीचे। और इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ होते हैं? बिटवीन रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। जैसे इंटरनल कोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को समझने का ये ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो बाहरी होता है, आउटर लेयर है, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो रिब्स का, जैसे ये मान लीजिए ये आपका रिब्स है, ये आपका स्टर्नम है, ये आपकी रिब्स है। ठीक है, ये आउटर लेयर है और ये किसकी बनी हुई है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और मान लीजिए ये अपना, इसको इस कलर से बनाते हैं, इसके जस्ट नीचे ये क्या प्रेजेंट है? इसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इन दोनों का रोल अलग अलग है। एक का रोल नॉर्मल ब्रीदिंग में है और एक का रोल फोर्सफुल ब्रीदिंग में है। जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का यूज कहाँ है? अपने नॉर्मल ब्रीदिंग में है। जो कि बाहरी मसल्स होते हैं, कहाँ? रिब्स के बीचों बीच जो बाहरी मसल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो बाहरी रिब्स के बीचों बीच वाले जो मसल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। डायग्राम और इंटरनल कोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल क्या करते हैं? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को प्रमोट कराते हैं। और एक चीज़ और आप यहाँ नोट कर लीजिए कि जो ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग में क्या होता है? एयर जो होता है वो ऑलवेज मूव करता है हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अब देखिए यहाँ एक चीज़ आप समझ लीजिए कि पार्शियल प्रेशर क्या है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि यहाँ केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या है। मान लीजिए यहाँ एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है, मिक्सचर ऑफ गैसेज, ठीक है। तो किसी प्रेशर ऑफ डिफिनिट गैस इन विद इन अ मिक्सचर ऑफ गैस। एक मिक्सचर ऑफ गैस में किसी एक डिफिनिट गैस का जो प्रेशर होता है उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल प्रेशर तो कह ही सकते हैं,
नॉर्मल प्रेशर अलग चीज़ है, लेकिन जो पार्शियल प्रेशर है वो हम गैसेस के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसी मिक्सचर ऑफ गैसेज में किसी एक डिफिनिट गैस का जो प्रेशर होता है उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। और यहाँ हमने समझा कि ब्रीदिंग के लिए क्या जरूरी है। ब्रीदिंग में सबसे मेजर पॉइंट क्या है कि एयर ऑलवेज क्या मूव करता है, पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो, हाई टू लो, ये क्या करता है ब्रीदिंग में, एयर मूव्स करता है। ब्रीदिंग में नहीं, ऐसे इन जनरल भी हम देखें तो ये अपने यूनिवर्स का ही रूल है कि हाई पार्शियल प्रेशर और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कोई भी गैसेस मूव करती हैं। तो इसी सेंटेंस का हम यूज करेंगे ब्रीदिंग को समझने के लिए, ठीक है। इंडिविजुअल गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को हम ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ ही समझ लीजिए PO2, और पार्शियल प्रेशर को ऑफ CO2 को हम डिफाइन करते हैं PCO2। PO2 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड PCO2 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम नॉर्मल इनहेलेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने आपका बेस बनाया। क्या बेस बनाया? एयर हाई पार्शियल टू लो पार्शियल प्रेशर मूव करता है। और उससे पहले क्या आपको बताया कि थोरेसिक कैविटी में कोई भी अगर चेंज हो तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है चेंज इन लंग्स। तो अगर हमें लंग्स के किसी भी चीज़ में चेंज कराना हो, या तो वॉल्यूम या तो प्रेशर, तो हमें थोरेसिक कैविटी में उसी चीज़ को चेंज करना होगा, या बढ़ाना या घटाना होगा जैसा हम रिजल्टेंट चाहते हो। तो सबसे पहले हम लिखें नॉर्मल एक्सहेलेशन, सॉरी इनहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन। नॉर्मल इनहेलेशन क्या है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मली इनहेल कर रहा हूँ। मेरा जो माइंड है, सबकॉन्शियस जो माइंड है मेरा, वो अभी ब्रीदिंग पे फोकस नहीं है। ये ब्रीदिंग जो है ऑटोमेटिकली हो रहा है, मैं इसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। जो नॉर्मल इंस्पायरेशन होता है और इनहेलेशन होता है उस पर हमारा ये ध्यान नहीं रहता, और वो 24 घंटे कंटिन्यूसली होता रहता है। उस पर हमारा किसी प्रकार का जोर नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली होते रहता है। जैसे मेरे केस में भी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग। जो भी मैं नॉर्मल ब्रीद कर रहा हूँ और आपको कुछ कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल इनहेलेशन के लिए सबसे पहले हम देखें कि हमको क्या चाहिए। नॉर्मल इनहेलेशन यानी कि हमको एयर का इनटेक करना है, बाहर से एयर जो है वो अंदर लाना है। तो हम जानते हैं कि जो प्रेशर, सबसे पहले प्रेशर से समझने की का प्रयास करेंगे कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक जो अपना प्रेशर है वो क्या है भैया, वो तो अपना फिक्स है 760 mmHg, ठीक है। अपना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो फिक्स है, हमको बाहर से एयर को अपने अंदर इनहेल करना है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो एयर है वो हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की ओर मूव करता है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि P आउटसाइड, इनहेलेशन के लिए क्या चाहिए कि जो P आउटसाइड है वो ग्रेटर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए P इनसाइड से, ठीक है। जो प्रेशर बाहर का जो प्रेशर है वो अगर ज़्यादा रहेगा तभी तो हम अंदर एयर को इनहेल कर पाएंगे। तो बाहर का प्रेशर तो फिक्स है, ठीक है। बाहर का प्रेशर जो मैंने अभी आपको बताया, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 mmHg फिक्स है। बाहर का प्रेशर अगर फिक्स है और हमको बाहर का प्रेशर ज़्यादा करना है और अंदर का प्रेशर कम करना है, तो बाहर तो फिक्स है, तो हम क्या करें, हम अपने अंदर के ही प्रेशर को क्या करेंगे, कम कर देंगे। अंदर इंटरनल जो प्रेशर है हमारा, जो थोरेसिक कैविटी का जो प्रेशर है, अगर थोरेसिक कैविटी के अगर हम प्रेशर को कम कर दें तो क्या होगा, लंग का प्रेशर जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लंग के प्रेशर कम होने से क्या होगा कि जो बाहर है वो ज़्यादा हो जाएगा, अंदर जो है कम हो जाएगा। तो बाहर से अंदर क्या हो जाएगा, इनटेक ऑफ एयर इजिली वे में हो जाएगा। सो P आउटसाइड, यहाँ P आउटसाइड क्या है, P आउटसाइड इज कॉन्स्टेंट। जो बाहरी प्रेशर है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनसाइड के प्रेशर से हम खेल सकते हैं। किससे खेल सकते हैं भैया, इनसाइड प्रेशर इज रेगुलेटेबल। जो इनसाइड का प्रेशर है उसे ही हम रेगुलेट करके क्या करते हैं, ब्रीदिंग के फिनोमिना को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए प्रेशर इज इन रेगुलेटेबल। तो देखिए हम डायरेक्ट प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते, हम जो है वो डायरेक्ट प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते। जो हमारे अंदर का प्रेशर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। क्या हम अंदर के जो हमारे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है, जो हमारे लंग का वॉल्यूम है, क्या हम उस वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। तो सोचें, क्या वॉल्यूम को चेंज, हाँ कर सकते हैं। वॉल्यूम को चेंज कैसे नहीं कर सकते, देखिए वॉल्यूम जो है वो जो एग्जैक्ट स्पेस है हमारे थोरेसिक कैविटी का और जो लंग्स का, वो वॉल्यूम को हम रेगुलेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है।
कैसे कर सकते हैं सर? जो हमने आपको बताया, जो हमारे थोरेसिक कैविटी 4 ये लेयर से मिलकर बने हुए हैं, रिब्स, लिटरली, वेंट्रली स्टर्नम, डोर्सली ये अपना वर्टिब्रल कॉलम, लिटरली रिब्स, और जो नीचे से डायफ्राम है उसको एडजस्ट करके, उसको आगे पीछे करके हम ये वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। प्रेशर पे हमारा कोई जोर नहीं है। तो एक केमिस्ट्री में हमने एक रूल पढ़ा है। क्या रूल पढ़ा है सर? केमिस्ट्री में हमने एक बॉयल्स रूल पढ़ा है। बॉयल्स रूल पढ़ा है, जिसमें हमें बताया जाता है कि प्रेशर जो है वो इनवर्सिबल प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। व्हाट इज प्रेशर? हाउ इज प्रेशर इंटरलिंक्ड विथ वॉल्यूम? तो बॉयल्स साहब ने हमें बताया है कि जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, यानी कि अगर हम वॉल्यूम को ज़्यादा करें तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम को कम करें तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रिंसिपल का यूज करना है हमें यहाँ। तब यहाँ नॉर्मल जो इनहेलेशन है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि पी इनसाइड को हमें कम करना है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि पी इनसाइटेबल रेग्यूटेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं? पी इनसाइड को रेगुलेट करके कम कर सकते हैं। तो पी इनसाइड को कम करने के लिए हम क्या करें? वी इनसाइड बढ़ा दें। अगर ये पी इनसाइड है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी इनसाइड के, तो अगर हम वी इनसाइड बढ़ा दें तो क्या पी इनसाइड, प्रेशर जो है हमारा इनसाइड, वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहां अगर हम पी इनसाइड को कम करना चाहते हैं तो वी इनसाइड को बढ़ाना होगा, वॉल्यूम को हमें बढ़ाना होगा, तभी हमारे अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और जो बाहर से हम एयर है वो इनहेल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो नॉर्मल एक्सेलेशन में क्या होता है, जो मैंने अभी इससे पिछले वाले स्लाइड में आपको 2 मसल्स के बारे में बताया, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, उन्हीं दोनों मसल्स का यूज करके हम क्या करते हैं? अंदर के वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। अंदर के वॉल्यूम को बढ़ाने से क्या होगा? अंदर के वॉल्यूम को बढ़ाने से क्या होगा सर? अंदर के वॉल्यूम को बढ़ाने से क्या होगा? हमारे वॉल्यूम बढ़ते ही हमारा प्रेशर अंदर का डिक्रीज हो जाएगा। बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है और बाहर का प्रेशर कांस्टेंट होते हुए भी ज्यादा हो गया और अंदर का कम हो गया, तो एयर मूव्स फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो एयर क्या होगा? बाहर से अंदर की तरफ इनटेक हो जाएगा। कैसे? जब हम वॉल्यूम को एक्सपेंड करेंगे। कहां के वॉल्यूम को सर? अंदर के वॉल्यूम को। तो यहां हम लिखते हैं, अब इसको इस चीज को हम कैसे करें? तो यहां हम लिख लेते हैं, अगर हम वॉल्यूम इनसाइड को हम अगर बढ़ा दें, लार्ज करें, तो इसको हम कैसे अचीव करेंगे? तो सबसे पहले हम जाएंगे डायाफ्राम के पास और फिर हम जाएंगे इंटरकोस्टल मसल्स में भी कहाँ जाएंगे? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास। ठीक है, तो जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम क्या होगा? इसमें कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे डायाफ्राम ऐसे है, डोम शेप्ड होता है डायाफ्राम, यहाँ डोम शेप्ड होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? ये धीरे धीरे ऐसे फ्लैट हो जाएगा। और जो हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, जो हमारे दोनों रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन से धीरे 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 आगे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ क्या होगा? दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायाफ्राम में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा और इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब देखिए रिजल्टेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो डायाफ्राम है वो डोम शेप्ड होता है। नॉर्मली रिलैक्सेशन मूड में ये डोम शेप्ड होता है और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा? ये फ्लैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। अब ऐसे डोम शेप्ड है, ऐसे हो गया, ऐसे है, ऐसे हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। तो यहाँ क्या होगा कि जब कॉन्ट्रैक्शन से डोम शेप से फ्लैट हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा? बिकम्स फ्लैट और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ गया। कैसे वॉल्यूम बढ़ा? वॉल्यूम कैसे बढ़ा? ऐसे हुआ तो वॉल्यूम इस डायरेक्शन में बढ़ा। ये डायरेक्शन को क्या कहते हैं हम? एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन। एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन और एंटीरियो पोस्टीरियरली। एंटीरियो पोस्टरली यानी कि नीचे से ऊपर की ओर हमारा जो वॉल्यूम है, इस साइड में ऐसे हमारा वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम पहले से ज़्यादा हो गया। और ये जो है कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? हमारा मूवमेंट जो रिब्स हैं, रिब्स एंड स्टर्नम, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये ऐसे इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? जो हमारे रिब्स और स्टर्नम है वो आगे जाएंगे, केवल आगे ही नहीं जाएंगे, अपवर्ड एंड अपराइट, थोड़ा ऊपर और थोड़ा आगे जाएंगे। देखिए जब हम सांस लेते हैं नॉर्मल इनहेलेशन तो क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखिए, आप देख रहे होंगे कि हमारे ये पोजीशन है, इसमें सडन चेंज हुआ और ये क्या हुआ? रिब्स और स्टर्नम क्या हुआ? इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से कहाँ गए? थोड़ा
देखिए फिर से देखिए, थोड़ा आगे और थोड़ा ऊपर की ओर गए, ठीक है। तो जब ये इनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो अपने रिब्स और स्टर्नम कहाँ गए? अपवर्ड, अपवर्ड मतलब आगे, रिब्स एंड स्टर्नम आगे की तरफ गए, आगे की तरफ। यहाँ ये मान लीजिए मीन पोजीशन है, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आगे की तरफ गए और ऊपर की तरफ गए। आगे और ऊपर जाने से क्या होगा, ये जो बीच का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? ये इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं अपन? इस डायरेक्शन कहते हैं डोर्सो वेंट्रली, डोर्सो वेंट्रली, डोर्सो वेंट्रली पीछे और आगे की तरफ। और इस पोजीशन को क्या कहा अपन ने? एंटीरियो पोस्टीरियरली, रिब्स एंड स्टर्नम गोज अपवर्ड एंड अपराइट, कुछ आगे की तरफ रिब्स और स्टर्नम। मान लीजिए ये मीन पोजीशन है रिब्स और स्टर्नम का, तो ये ऐसे हो गए अपवर्ड, अपवर्ड, अपराइट, ठीक है। और इससे क्या हुआ? वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम इंक्रीजेज डोर्सो वेंट्रली, ऐसे वॉल्यूम बढ़ गया। देखिए क्या हुआ फाइनल पोजीशन, ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे। पहले क्या था? ये ऐसे था, ये ऐसे था। और ये जो वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम है, हमने पहले हम ऐसे थे, जब हमें इनहेलेशन करना था, नॉर्मल इनहेलेशन, तो हमने क्या किया? हमने अपने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया, जिससे डायफ्राम ऐसे डोम शेप से नीचे बैठ गया, फ्लैट शेप हो गया। और जो हमारा रिब्स स्टर्नम था उसे हमने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की मदद से क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया, जिससे वो आगे और ऊपर गया, जिससे हमारा ये वॉल्यूम जो है, ये जो आप वॉल्यूम देख रहे हैं, ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। और इसी वॉल्यूम के इंक्रीज से क्या हुआ? प्रेशर डिक्लाइन हो गया, अंदर का प्रेशर डिक्लाइन, बाहर का प्रेशर कम, सीधे अंदर आ गया एयर। और इसे क्या कहते हैं हम? वॉल्यूम डोर्सली। इससे क्या हुआ? रिजल्टेंट प्रेशर कम हो गया, पी इनसाइड। अब यहाँ लिखेंगे पी आउटसाइड इज ग्रेटर देन पी इनसाइड, एयर मूव्स इनसाइड द बॉडी। ये है अपना नॉर्मल इनहेलेशन। देखिए इसको ध्यान से समझिए, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यहाँ एंटीरियो पोस्टीरियरली, डोर्सो वेंट्रली, ठीक है। इस पोजीशन से इस पोजीशन से इस पोजीशन से इस पोजीशन को हमने अटेंड किया। देखिए डोम शेप से फ्लैट हो गया और इससे ये हो गया, दोनों का मिक्सचर हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये हमारा ये क्या है? नॉर्मल इनहेलेशन। अब इसी का अपोजिट है जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर उसी को हम रिलैक्स कर दें तो हम क्या अचीव कर जाएंगे? नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मल एक्सहेलेशन में क्या होता है? हमने अपने अंदर के प्रेशर को बढ़ाते हैं और बाहर का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे अंदर के प्रेशर से बाहर का प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है? एयर का मूवमेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जो एयर हमने इनहेल किया वो एयर क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा, आउटसाइड चला जाएगा। और इसको हम कैसे अचीव करेंगे? जो हमने इनहेलेशन करते समय अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया था, उससे हम जब इस जो मसल है इसको जब रिलैक्स कर देंगे, इंटरकोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और जो डायफ्राम है, इन दोनों को अगर हम रिलैक्स छोड़ देंगे तो ये अंदर चला जाएगा और ये डायफ्राम फिर अपने वापस पोजीशन डोम शेप में चला आएगा, जिससे हमारा अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा और जो हमारा एयर अंदर गया है वो ऑटोमेटिकली बाहर चला आएगा। तो हम प्रेशर को रेगुलेट कैसे करते हैं? वॉल्यूम से रेगुलेट करके इंटरनल एक्सहेलेशन और इनहेलेशन करते हैं। अब इसी को हम फटाक से मिटा के और एक्सहेलेशन बदलेंगे। चलिए आपको लेना है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नॉर्मल इनहेलेशन खत्म हुआ अपना। क्या किया बेसिकली अपन ने वॉल्यूम के साथ खेल के नॉर्मल इनहेलेशन को अचीव किया। वॉल्यूम के साथ ही खेलते हैं, प्रेशर के साथ तो खेल नहीं सकते। बॉयल्स रो का यूज करते हैं अपन और वॉल्यूम के साथ खेलते हैं, अंदर का वॉल्यूम कम ज़्यादा करके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। आप अपने पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब आप इनहेल करते हैं एयर को, जब आप एयर का इनहेल करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट रिब्स और स्टर्नम वाला पार्ट है, वो कुछ आगे जाता है। और जब आप फिर एक्सहेल करते हैं तो वो पार्ट नॉर्मल उसी पोजीशन पे चला आता है, यानी कि रिलैक्स हो जाता है और जो अंदर का वॉल्यूम है कम हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और एयर कहाँ चला जाता है? बाहर। तो इनहेलेशन को फटाक से मिटा के एक्सहेलेशन के बारे में तुरंत लिख लेते हैं। हमने बहुत टाइम लगाया समझने में। एक्सहेलेशन नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल एक्सहेलेशन के लिए क्या चाहिए हमको? अब इस बार क्या चाहिए? पी इनसाइड इज ग्रेटर देन पी आउटसाइड। पी आउटसाइड फिक्स है अपन का 76 mmHg, विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है अपना 760 mmHg। पी इनसाइड अपन का ज़्यादा होना चाहिए, पी इनसाइड आउटसाइड तो फिक्स है। तो पी इनसाइड को बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम को घटाएंगे। अगर प्रेशर को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। वॉल्यूम को कम करने के लिए जो हमने कॉन्ट्रैक्शन उसमें किया हुआ था, वॉल्यूम को कम करने के लिए हम जाएंगे डायाफ्राम के पास और जाएंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास। डायाफ्राम के क्या होगा, यहाँ जो फ्लैट शेप, अब नॉर्मल इनहेलेशन के बाद जो हमारा डायाफ्राम फ्लैट हो गया था उसे हम रिलैक्स छोड़ देंगे, जिससे ये अपना प्रीवियस पोजीशन अटेंड कर लेगा और क्या होगा, ये वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। कैसे डिक्रीज़ होगा, एंटेरियो पोस्टीरियरली, ठीक है, वॉल्यूम अपना डिक्रीज़ हो जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियरली। उसी तरह एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कैसे यूज करेंगे हम, जो अपना ये अपराइट चला गया था अपना, ये जो अपना अपराइट चला गया था, ये पार्ट, उसको हम क्या करेंगे, रिलैक्स छोड़ते हैं। इंटरनल कोस्टल मसल को जब हम रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, ये बैक टू डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, अंदर की तरफ और नीचे की तरफ आ जाएगा, जिससे ये प्रेशर क्या हो गया, वॉल्यूम कम हुआ। और यहाँ से भी क्या हुआ, वॉल्यूम कम हुआ। वॉल्यूम कम होते ही ये कहाँ से वॉल्यूम कम हुआ, कैसे, डोर्सो वेंट्रली। और वॉल्यूम कम होते ही क्या होगा, पी इनसाइड। वॉल्यूम कम होते ही क्या हमने पढ़ा, बॉयल्स लॉ से, कि वॉल्यूम कम प्रेशर ज़्यादा, पी इनसाइड बढ़ जाएगा। अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से जब ज़्यादा हो जाएगा, अंदर का प्रेशर जब ज़्यादा हो जाएगा पी आउटसाइड से, तो क्या हो जाएगा, एयर गोज आउट। ये है अपना एक्सपायरेशन, ये हमारा एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। ओके, इसको समझिए, बहुत इजी टॉपिक है। हम इसमें क्या करते हैं, मेनली बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, हमें खेलना होता है प्रेशर के साथ, और हम खेलते किससे हैं, वॉल्यूम के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉयल साहब बता के गए हैं प्रेशर और वॉल्यूम इंटरलिंक्ड है। कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर को घटाना है वॉल्यूम बढ़ाइए, प्रेशर को बढ़ाना है वॉल्यूम घटाइए। नॉर्मल इंस्पायरेशन में हम, नॉर्मल इनहेलेशन में हम प्रेशर को क्या करते हैं, घटाते हैं वॉल्यूम बढ़ा करके। और नॉर्मल एक्सपायरेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन में क्या करते हैं, हम अंदर के प्रेशर को बढ़ाते हैं वॉल्यूम को घटा करके। और ये हम खेल कैसे खेलते हैं, ये हम खेल खेलते हैं डायाफ्राम और EICM और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की मदद से। ठीक है, मसल्स की मदद से ही हम ये एक्सहेलेशन या इनहेलेशन कर पाते हैं। ठीक है, ये अपना नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन, हमने अपने ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, NCERT फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में तो नहीं बताती, ठीक है ना। NCERT क्या है, फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में नहीं बताती, लेकिन हम यहाँ लिख लेते हैं। हमने जो अभी पढ़ा, 2-3 स्लाइड पहले पढ़ा था, कि जो अपने हमारे इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। अभी जो नॉर्मल ब्रीदिंग में हमने देखा, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का ही यूज हो रहा था, लेकिन जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है उनका यूज होता है फोर्सफुल ब्रीदिंग में। तो यहाँ केवल एक नोट डाल के लिख लेते हैं। फुल मैकेनिज्म तो NCERT ने ये नहीं किया, लेकिन केवल हम नोट डाल के क्या लिख लें, यहाँ पे क्या लिख लें, फोर्सफुल। ओके, फोर्सफुल ब्रीदिंग कैन बी डन बाय इंटरनल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम, IICM, IICM। चलिए, अब एक ये पढ़ने के बाद हम एक फ्रेश टॉपिक में इंटर करने जा रहे हैं। क्या फ्रेश टॉपिक है सर? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। ये बच्चों को बहुत टफ लगता है। मैं भी जब अपने टाइम पे पढ़ता था, सबसे पहले मैंने जब मुझे इन टर्म से इंट्रोड्यूस कराया गया, तो मुझे भी इन टर्म से बहुत डर लगता था।
बहुत सारे टर्म्स हैं इनमें, और मैं इनमें बहुत कंफ्यूज रहता था कि सर ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो मैंने भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया, और जो है मैं वो आपके सामने अब रखने जा रहा हूँ। रेस्पिरेटरी हेडिंग बनाइए, आइए हमारे साथ हेडिंग बनाइए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ओके, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को समझने से पहले हमारे में कितने प्रकार के रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स ह्यूमंस में 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है अपना टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद होता है सेकंड नंबर का रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, सेकंड वॉल्यूम होता है अपना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। थर्ड वॉल्यूम होता है अपना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड द लास्ट वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, चलिए लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला वॉल्यूम है, इधर लिखते हैं, सबसे पहला वॉल्यूम है अपन का टाइडल वॉल्यूम, बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं टीवी। दूसरा वॉल्यूम है अपना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके, IRV। थर्ड वॉल्यूम इज एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम। ERV, and the last volume is residual volume, RV। और इन्हीं चारों की मदद से हम कैपेसिटीज को डिफाइन करते हैं। पहले इन चारों को समझ लेते हैं, फिर कैपेसिटीज के बारे में आगे चल के समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइडल वॉल्यूम। एक काम करते हैं, चलिए इसको समझने के लिए मैं आपको एक ग्राफ की मदद से समझाता हूँ। कोई ग्राफ वो फिजिक्स का वो बहुत बड़ा ग्राफ नहीं है, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए एक बहुत ईजी सा ग्राफ है, जिससे हम टाइडल वॉल्यूम ये चारों वॉल्यूम को हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले एक मीन पोजिशन बनाइए, ये हो गया अपना मीन पोजिशन। एक मिनट, ये मीन पोजीशन हो गया अपना। अब जो हम पहले ये कर रहे हैं, ये मान लीजिए यहां से यहां तक अपन ने नॉर्मल इनहेलेशन किया, यहां से हम गए और यहां तक नॉर्मल इनहेलेशन किया। ये क्या शो कर रहा है अपन को, नॉर्मल इनहेलेशन। जो अपन का ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये क्या शो कर रहा है, नॉर्मल इनहेलेशन। यहाँ तक अपन का नॉर्मल इनहेलेशन शो कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ तक अपना क्या शो कर रहा है, नॉर्मल एक्सहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन। ये अपन का शो कर रहा है ये, और ये शो कर रहा है नॉर्मल इनहेलेशन। तो देखिए नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन का ये जो वॉल्यूम है, the volume of gas a person can occupied in a normal inhalation and a normal expiration is known as tidal volume, TV। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसको रब करते हैं और एक एक करके इसके बारे में यहाँ लिखते चलते हैं। चलिए, टाइडल वॉल्यूम, लेटर्स फॉन्ट्स थोड़े छोटे हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा अगर दिक्कत हो तो उससे जूम करके देख लीजिएगा। टाइडल वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। जो भी हम नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, जिस पे हमारा ये माइंड ये नहीं होता, कोई हमारा प्रभाव नहीं होता, तो उस समय हम कौन सा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड और ये कर रहे होते हैं, एक्सहेल कर रहे होते हैं, कौन सा वॉल्यूम है वो, टाइडल वॉल्यूम। ये अपना नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन का ये वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब ये दूसरा वॉल्यूम अपन का आया, इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो यहाँ ये लिखिए, द अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर नॉर्मल
इनहेलेशन। देखिए ऐसा नहीं है कि हम जब नॉर्मल इनहेल कर लें, जैसे कि अभी मैं ब्रीथ कर रहा हूं, तो मैं अभी नॉर्मल इनहेल और नॉर्मल एक्सहेल कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं नॉर्मल इनहेल करने के बाद और अमाउंट ऑफ एयर को अपने अंदर ना भर सकूं। ठीक है, मैं नॉर्मल इनहेल कर रहा हूं, देखिए यहाँ तक हो गया, रुक गया। ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी मैं और इनहेल नहीं कर सकता। आप एक बार देखिए, पहले मैं नॉर्मल इनहेल करूंगा, फिर उसके बाद अपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो मेरे इंस्पायरेटरी रिजर्व मेरा जो वॉल्यूम है, उसको मैं इनहेल करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कि नॉर्मल इनहेलेशन के बाद मैं और इनहेल कर पाता हूँ कि नहीं। देखिए पहले मैंने जो इनहेल किया वो ये अपना टाइडल वॉल्यूम इनहेल किया, उसके बाद मैं थोड़ा रुका और वहाँ से मैंने जो इनहेल किया वो मैंने क्या किया, अपना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को इनहेल किया। तो नॉर्मल इनहेल के बाद भी अपन कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर सकते हैं, जिसे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। जो हमारा ये रिजर्व वॉल्यूम है, इसका ये बनाते हैं ग्राफ। इसका जो ग्राफ बनाएंगे अपन, ये पहले तो मैंने क्या किया, नॉर्मल इनहेल किया, फिर उसके बाद एक लंबा सांस खींचा और क्या इनहेल किया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अपने इनहेल कर लिया। ठीक है, ये तो अपना यहाँ तक क्या है, टाइडल वॉल्यूम, ये अपना यहाँ तक टीवी है। फिर यहाँ से यहाँ तक अब मैंने क्या किया, एक लंबा सांस खींचा और यहाँ पे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐसे मैंने इनहेल किया। ठीक है, तो इसे हमने कहा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हम नॉर्मल इनहेलेशन के बाद भी इनहेल कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो अपना है वो है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। IRV एंड दिस इज ERV। तो यहाँ इसका डिफिनेशन लिखिए, द अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सहेल आउट आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। देखिए वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने नॉर्मल इनहेल किया और उस नॉर्मल इनहेल करने के बाद मैं कुछ अमाउंट ऑफ एयर और भी इनहेल कर सकता हूं। वैसे ही है नॉर्मल एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हमारे लंग्स में पहले से ही रिजर्व्ड है, हमारे लंग्स में पहले से ही होता है। जैसे हम मान लीजिए कि मैंने नॉर्मली एक्सहेलेशन किया, द अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सहेल आउट आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। पहले मैं आपको दिखाऊंगा एक डेमो कि पहले मैं नॉर्मल एक्सहेल कर रहा हूँ, क्या उसके बाद भी मैं एक्सहेल कर सकता हूँ नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद। देखते हैं, चलिए। फिर से एक बार और देखिए, फिर मैंने एक्सहेल कर पाया ना, मैं नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद में भी मैं ये एक्सहेल कर पाया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो इनसाइड हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉट इन लंग्स, ये हमारे लंग्स में प्रेजेंट पहले से नहीं होता। ये जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है हमारे लंग्स में पहले से होता है। आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन हम इसको बाहर कर सकते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। तो चलिए, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अपन ने किया, फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो लिया उसे अपन ने छोड़ा, फिर उसके बाद जो टाइडल वॉल्यूम अपन ने लिया था उसे छोड़ा, फिर उसके बाद अपन ने जोड़ लगाया और जो हमारे लंग्स में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में पहले से है वो मैंने देखा कि मैं जब खींच रहा था सांस, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले रहा था, तो मैंने देखा कि मैं ज़्यादा ले सकता हूँ एज कम्पेयर टू जो मैंने सांस छोड़ा आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। सो हेंस वी कैन कंक्लूड द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ वेरी मोर मच लेस देन द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो जो ये अपना ये जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इससे जो है अपना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम काफ़ी छोटा है। ये रहा अपना एक्सपायरेटरी, ये रहा अपना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अपना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखिए काफ़ी बड़ा है, तो जो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज ग्रेटर देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये कॉमनली होता है। ये अपना फिर से टीवी था, ठीक है, और ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जैसे ERV था। ठीक है, नहीं, अभी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के आगे भी हमें एक चीज़ समझना है। जो मैंने नॉर्मल एक्सहेल किया उसके बाद देखिए जो लास्ट अपना ये है, मैंने फोर्सफुल ये किया इनहेलेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन किया। ठीक है, मैंने ये क्या किया, ए पर्सन द अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली
टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, मैंने नॉर्मल इनहेलेशन के बाद कैन ब्रीथ इन इतना एयर ब्रीथ कर सकता हूँ, और नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद, नॉर्मल एक्सहेलेशन अपना यहाँ तक समाप्त हुआ। नॉर्मल एक्सहेलेशन ये मैंने ग्राफ में बताया आपको, जो ये डिक्लाइन हो रहा है वो नॉर्मल एक्सहेलेशन। नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद मैंने ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी बाहर किया, जो कि हमारे लंग्स में पहले से ये प्रेजेंट होता है, जो मैंने यहाँ लिखा इनसाइड इन लंग्स पहले से, ठीक है। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। द amount of air in the lungs of a person after the amount of air in the lungs of a person after expiratory reserved volume। यानी कि जब हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी बाहर कर दिया तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद कोई वॉल्यूम हमारे लंग्स में बचा ही नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी बाहर कर देते हैं तो एक रेसिडुअल वॉल्यूम है जो कि हमारे लंग्स में एकदम ये यूनिवर्सली ये मौजूद होता है, जिसे हम ना ही बाहर कर सकते हैं ना ही अंदर कर सकते हैं। ये एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है जो कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद ये अपना रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम RV, और ये फिक्स इन लंग। क्यों फिक्स होता है? क्योंकि कोलैप्सिंग ना हो, कोलैप्स ना हो लंग, कोलैप्सिंग, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ लंग लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स। लंग्स कोलैप्स ना हो, इसीलिए हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो हमारे लंग्स में एकदम यूनिवर्सली होता है। यूनिवर्सली होता है कहने का मतलब कि ये होता है। अब क्या करते हैं हम ये जो हमने तो अभी केवल इसके सब्जेक्टिव्स को देखें, अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं कि ये कितने कितने मात्रे में हमारे इसमें मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले जो टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम उसको हम लिखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टाइडल वॉल्यूम है वो कितना होता है अपन में, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एडल्ट में कितना टाइडल वॉल्यूम होता है, वो होता है 500 ml, 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है, 2500 से 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कम होता है, 1000 से 1100 ml, और ये होता है 1100 से 1200 ml एयर। तो ये चारों वॉल्यूम्स का क्या है, ये है। ये एक मिसकंसेप्शन ये आप मत कीजिएगा कि जो ये मैं बता रहा हूँ 500 ml एयर और ये जो जितने भी ml एयर बता रहा हूँ ये पर ब्रीथ है। जो टाइडल वॉल्यूम अपन एक ब्रीथ में ले रहे होते हैं, एक इनहेलेशन में या एक एक्सहेलेशन में जो टाइडल वॉल्यूम हम अपन लेते हैं या छोड़ते हैं, इन वन ब्रीथ, वन ब्रीथ, ये मिनट का ये नहीं है, मिनट का आंकड़ा नहीं है, वन ब्रीथ। और ये तो यूनिवर्सली, ओके। सो हियर वी आर डन विथ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। तो आप कहें तो इसका मैं एक क्विक रिवीजन दे दूं, ठीक है। तो ये सुनिए, सबसे पहले आइए मैं आ जाऊँ फ्रंट पे। तो सबसे पहले अपन का ये टाइडल वॉल्यूम है, जो भी हम नॉर्मल इनहेल करते हैं और नॉर्मल एक्सहेल करते हैं, उसमें जितना वॉल्यूम हम लेते हैं या जितना वॉल्यूम हम छोड़ते हैं उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और इसका नंबर होता है 500 ml और 0.5 लीटर पर ब्रीथ। हर ब्रीथ में 0.5 ml एयर हम लेते हैं और हर ब्रीथ में हम 0.5 ml एयर छोड़ते हैं। और ये किसके केस में है, और ये एडल्ट के केस में है। बच्चों के केस में ये नहीं अप्लाई हो सकता, तो एडल्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही हम देखते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को देखते हैं, ये आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज आफ्टर इंस्पायरेशन ए पर्सन कैन अकोमोडेट हाउ मच एयर इन हिज लंग्स आफ्टर normal inhalation a person, the amount of air a person can accommodate in his lung, मतलब after the amount of air can be a person can breathe in after normal inhalation is known as inspiratory reserve volume। और ये काफ़ी बड़ा ये है
काफ़ी बड़ा डिजिट है, 2500 से 3000 ml एयर मैं ले सकता हूँ। उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, सांस को बाहर छोड़ने के बाद हम कितना और सांस बाहर छोड़ सकते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हमारे लंग्स में ये पहले से ही प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और सबसे लास्ट में आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हमारे लंग्स में यूनिवर्सली प्रेजेंट होता है, जिसे ना ही हम बाहर ना ही हम अंदर खींच सकते, उसे अब क्या कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसे आप फटाफट से अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके, मैं तो इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अपन कहाँ पहुँचे, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। रेस्पिरेटरी अगर वॉल्यूम्स को हम समझ गए तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ हमने पढ़नी है अभी, अपन को पढ़नी है अभी 5 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ को तो हम ये सब्जेक्टिव में लिख के ही समझ लेंगे, इसके लिए कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम समझ गए तो कैपेसिटी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेस्पिरेटरी, ये मार्कर चल नहीं रहा है, दूसरे मार्कर से यूज करते हैं। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, ओके। सबसे पहला रेस्पिरेटरी कैपेसिटी सबसे द फर्स्ट रेस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी तो यहाँ बनाइए, लिखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो यहाँ लिखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन can breathe in forcefully after normal expiration और normal exhalation। तो देखिए, अगर हम नॉर्मल एक्सपायर कर रहे हैं, मतलब कि हम नॉर्मल एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन कर चुके होते हैं, सांस को बाहर आराम से छोड़ चुके होते हैं, तो उसके बाद हम कितना सांस फोर्सफुली ले सकते हैं ये बताता है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना है। तो ठीक है, तो अगर हम इसे भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं नॉर्मल एक्सहेल करूँगा, उसके बाद सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम लूँगा, उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लूँगा, क्योंकि उससे आगे कोई वॉल्यूम नहीं होती। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाद में लिया, पहले मैंने लिया टाइडल वॉल्यूम। तो पहले ये लिख लीजिए। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का क्या हुआ, इसमें हम कौन कौन सा फोर्सफुली ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम टाइडल वॉल्यूम, तो ये हम नॉर्मल इनहेलेशन में लेते ही हैं। उसके बाद हम कौन सा वॉल्यूम ले सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यही है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। हमारी कैपेसिटी इंस्पायर करने की इतनी ही है, या तो हम ये टाइडल वॉल्यूम लें, उसके ऊपर हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लें, इससे ऊपर हम इंस्पायर करने की हमारी कैपेसिटी नहीं है। पर्सन कैन नॉट इंस्पायर आफ्टर TB + IRV, ओके। उसके बाद है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। जैसे हमने इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को देखा, वैसे ही हमारा आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है हमें ये क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। एक पर्सन टोटल कितना अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मल इनहेलेशन करने के बाद बाहर एक्सहेल आउट कर सकता है। तो मैं इसको भी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम नॉर्मल इंस्पायर करेंगे, नॉर्मल इनहेल करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ तक हम अपने ब्रीथ को एक्सटेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल इनहेल करेंगे, टाइडल वॉल्यूम लिया अपन ने, टाइडल वॉल्यूम छोड़ा, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम छोड़ा। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जहां तक छोड़ा वहां तक छोड़ सकते थे। उसके बाद हम रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि लंग्स में प्रेजेंट है यूनिवर्सली, वो बाहर नहीं किया जा सकता, तो उसको हम नहीं बाहर कर सकते। फोर्सफुली हमने कहां तक कर दिया, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज, पहले तो हमने जो नॉर्मल इनहेलेशन में ये अपना टाइडल वॉल्यूम अंदर लिया था, उस टाइडल वॉल्यूम को छोड़ा। उसके बाद हमने क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को फोर्सफुली छोड़ा। उसके आगे हम कुछ भी एक्सपायर नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अपना तीसरा क्या आता है, कैपेसिटी। अपना तीसरे नंबर का कैपेसिटी है लंग कैपेसिटी, अपने तीसरे नंबर का कैपेसिटी है फंक्शनल रेजिडुअल
तो इसका ये होता है टोटल अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन a person have in their lung after after normal expiration। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक पर्सन के लंग्स में कितना ये अमाउंट ऑफ एयर होता है। तो हमने जाना कि सबसे पहले हम अगर नॉर्मल एक्सपायरेशन कर देते हैं तो उसके बाद क्या बच रहा है अपन का एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और उसके नीचे क्या बच रहा है अपन का रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि हमारे लंग्स में पहले से ही एकोमोडेट है, हमारे लंग्स में है। यहाँ ये नहीं बोल रहा कि ए पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर नॉर्मल, केवल ब्रीद आउट बोलता। नॉर्मल एक्सपायरेशन तो केवल क्या होता, अपन ने इसके एग्जांपल में देखा था ERVK की नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद क्या हम छोड़ सकते हैं कौन सा वॉल्यूम, वो होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और उसके साथ जब हम रेजिडुअल वॉल्यूम को जोड़ देते तो उतना जो वॉल्यूम है वो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो ये हो गया FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ओके। तो फॉर दिस वाइटल कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल कैपेसिटी। तो देखिए ए टोटल अमाउंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन exhale out total amount of air a person can exhale out forcefully after forceful inhalation। फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद एक पर्सन कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल आउट कर सकता है फोर्सफुली। पहले तो हमने इनहेल किया, यानी कि पहले हमने टाइडल वॉल्यूम लिया, टाइडल वॉल्यूम के बाद अपन ने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिया। उसके बाद हमें फोर्सफुली छोड़ना है कितना हम बाहर कर सकते हैं। तो पहले तो हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को छोड़ेंगे, फिर हम क्या छोड़ेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, सॉरी फिर शुरू से सुनिए। सब क्या है, पर्सन कैन एक्सहेल आउट फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। तो एक्सहेल आउट फोर्सफुली कितना फोर्सफुली छोड़ सकता है फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद। तो सबसे पहले हम मेन पॉइंट पे आएंगे। यहाँ से हमने पहले फोर्सफुली इनहेल किया, तो सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम लिया, उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिया। अब यहाँ से फोर्सफुली कितना हम एक्सपायर कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमने छोड़ा IRV, उसके बाद हमने छोड़ा TV, उसके बाद हमने क्या छोड़ा ERV के बाद हम क्या छोड़ सकते हैं, नहीं उसके बाद हम नहीं छोड़ सकते, उसके बाद तो रेजिडुअल वॉल्यूम है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्या, तो जो वाइटल कैपेसिटी अपन का है वो क्या है IRV। सबसे पहले हम IRV को रिवीज कर सकते हैं जो हमने फोर्सफुल इनहेलेशन में लिया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं TV को छोड़ सकते हैं जो कि हमने नॉर्मल इनहेलेशन में लिया। और उसके बाद हम क्या एक्सहेल फोर्सफुली, तो फोर्सफुली एक्सहेल करना है तो ERV को भी हम एक्सहेल कर सकते हैं। IRV को एक्सहेल किया, TV को एक्सहेल किया और ERV को एक्सहेल किया। इसके बाद हम कोई अमाउंट ऑफ ये एक्सहेल नहीं कर सकते। अब देखिए जो सबसे लास्ट रेस्पायरेटरी कैपेसिटी है, जो सबसे लास्ट रेस्पायरेटरी वो है टोटल लंग कैपेसिटी। हमारा टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, तो यहाँ लिखना है टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन्स लंग एकोमोडेट आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद हमारे लंग्स में कितना वॉल्यूम जाके बच जाता है, उसी को अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन लंग एकोमोडेट आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन। तो फोर्सफुल इनहेलेशन हमने किया तो सबसे पहले IRV बचा, उसके बाद TV बचा, उसके बाद ERV भी बचा। उसके ERV भी क्योंकि वो ERV जो है वो हमारे में रिजर्व रहता है और RV रिजर्व रहता है। तो ERV RV तो हमने लिखा TLC इज इक्वल टू सबसे क्या बताया है फोर्सफुल इनहेलेशन। फोर्सफुल इनहेलेशन में तो हमने क्या गेन किया IRV गेन कर लिया लंग में। उसके बाद TV तो हमने गेन किया ही फोर्सफुल इनहेलेशन में। उसके बाद हमने क्या गेन किया, क्या हमारे पास ERV तो हमारे पास रिजर्व है और RV हमारे पास रिजर्व है कहाँ लंग्स में। तो ये हो गया अपन का टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये पांचों अपने ये हैं फॉर्मूलाज हैं अपने लंग कैपेसिटीज़ के। अगर इसका अमाउंट पूछे तो पीछे वाले स्लाइड से हम इसको कनेक्ट करके और इसका अमाउंट भी बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स पे ये कैपेसिटीज़ पे ख़त्म करते हैं लेक्चर।
नेक्स्ट लेक्चर में कुछ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि यहाँ ब्रीदिंग समाप्त हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन तक जाएंगे अपन, और वहाँ से सेकंड लेक्चर में इस चैप्टर को क्लोज अप करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद भाइयों और बहनों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मैं तो रोज आता रहूँगा, आपको परेशान करता रहूँगा। ठीक है।